हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पास्ट बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर का इस बात लेके आ गई हूँ। और शुरू करने से पहले गाइस, क्या आपको ये फिर भी पसंद नहीं आया? वेल, मेरे वांगचन फैन फिक्शन पर कभी भी इतना लो रिस्पांस मुझे नहीं मिला है, तो मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ। शायद मेरा ये स्टोरी आपको पसंद नहीं आया, दैट्स वाई आप लोग रिस्पांस बहुत कम दे रहे हो। मैंने सब स्टार्ट कर दिया है, मैं इसे खत्म तो करूँगा ऑफ कोर्स, बट मुझे जानना है आप सभी से, क्या सच में ये फिर बहुत बोरिंग लग रहा है आप सभी को? तो और बकवास नहीं करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेबुज़ुन विंग से मिले थे, जहाँ पे विंग को उन्होंने एक कड़वा सच बताया था, जो जिस वजह से विंग एकदम खामोश हो गया था। विंग 16 साल तक एक ऐसी जगह पे रहा था जो वो खुद नहीं जानता है। वो कैसे ज़िंदा हुआ है ये भी वो नहीं जानता है, और ज़ेबुज़ुन यहाँ पे क्यों आए थे ये भी वो नहीं जानता था। और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसे ढूँढने के लिए ज़ेबुज़ुन यहाँ आएँगे। फिर जब उसने वांगजी की बात शुरुआत किया था, फिर भी ज़ेबुज़ुन एकदम खामोश थे। विंग जितना ज़ेबुज़ुन को जानता है, ज़ेबुज़ुन बहुत ज़्यादा ही पोलाइट है। हर किसी के साथ एकदम स्माइल करके बात करते हैं, बहुत कैजुअली बात करना जानते हैं, सबके साथ रिस्पेक्टफुली भी बात करते हैं। लेकिन विंग ने ये नोटिस किया था कि ज़ेबुज़ुन में पहले जैसा अब कोई बात नहीं रहा है। ज़ेबुज़ुन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, ये विंग को समझ आ रहा था जब भी वो बात कर रहा था। हालाँकि ज़ेबुज़ुन सिर्फ सुन रहे थे, उनके मुँह पर एक भी शब्द नहीं था, ना ही चेहरे पर एक जेंटलनेस था। चेहरे पर जैसे वो होता है ना, एकदम खाली सा, ठीक वैसा ही है। ज़ेबुज़ुन का चेहरा बिल्कुल वैसा था। विंग ये नोटिस कर पाया था, बट क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब भी वो वांगजी की बात कर रहा था, तभी जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन अपने हाथों की मुट्ठी को टाइट कर रहे थे। पर क्यों? जैसे कि वो खुद को रोक रहा हो। ये विंग को समझ आ रहा था। विंग परेशान हो रहा था जब भी उसे लगा कि ज़ेबुज़ुन वांगजी के बारे में बोलने वाले हैं। लेकिन वांगजी का नाम लेकर ही ज़ेबुज़ुन क्यों रुके? इससे उसे डर लग गया था। उसने बहुत बार पूछा, तब भी जाके ज़ेबुज़ुन कुछ नहीं कह रहे थे। गुस्सा होकर वो जब खुद सोच लिया था कि वो क्लाउड रेस जाएगा और वो देख कर आएगा कि वांगजी ठीक है या नहीं, तभी ज़ेबुज़ुन ने उसे रोक दिया था। जब विंग ज़ेबुज़ुन की तरफ मुड़ा था और उसने पूछा था कि वो कहाँ है, ज़ेबुज़ुन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि वो अब भी खुद को रोक रहा था, अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये विंग ने नोटिस किया है। विंग ऑब्ज़र्व कर रहा था लैन शेचैन को, जहाँ पे लैन शेचैन की बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब था। विंग ने फ्रस्ट्रेटेडली पूछा था कि वांगजी कहाँ है? तब जाके लैन शेचैन ने एक ऐसा शब्द बोला था जो विंग के लिए बर्दाश्त के बाहर था। विंग कभी सोच नहीं सकता था, वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ज़ेबुज़ुन ये कहेंगे। और विंग अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके कानों पर वो बात गूंज रही थी जो ज़ेबुज़ुन ने कहा था, लान वांगजी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। उसके कानों पर सिर्फ यही शब्द गूंज रहा था, वो मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। बस यही शब्द गूंज रहा था। ज़ेबुज़ुन ये कहने के बाद ही लिटरली ज़मीन पर बैठ गए थे और वो फूट फूट के रोने लग गए थे। दूसरी तरफ विंग एकदम स्टिफ और शॉक्ड होकर वहीं पर एकदम फ्रोजली खड़ा था। विंग को समझ नहीं आया। विंग अपने कानों पर सुन पा रहा था वो जो शब्द ज़ेबुज़ुन ने कहा था, लेकिन ये क्या था? वो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वहीं पर एकदम स्टिफली खड़ा था। दोनों में एकदम कोई भी देख नहीं रहा था एक दूसरे को। ज़ेबुज़ुन जो ज़मीन पर बैठ कर ही रो रहे थे, उनकी आँखों से आँसू थे, वो फूट फूट के रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, लेकिन विंग का कोई भी रिएक्शन नहीं था। विंग वहीं पर एकदम खड़ा था। कुछ देर तक ज़ेबुज़ुन अपनी जो दिल है उसे थोड़ा हल्का करते हैं। ऑफ कोर्स ये दिल हल्का करने वाली बात नहीं है, ये ये तो वो बहुत पहले ही ये पेन झेल चुके हैं, लेकिन अब वो अपने आप को संभालते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग वो एकदम वहीं पर स्टिफली खड़ा था, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। ज़ेबुज़ुन जो उठते हैं, उठने के बाद वो विंग के पास जाते हैं और वो विंग को हिलाते हुए कहता है, मास्टर वी। जहाँ पे जब विंग अपने होश में आया था, वो तुरंत ही एकदम ज़मीन पर गिर गया और वो कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रहा था। उसके होंठ काँप रहे थे और वो अपने काँपते हुए होठों से ही कहता है, ज़ेबुज़ुन ये नहीं हो सकता है ना? आप मुझसे मज़ाक कर रहे हैं ना? ये कैसे हो सकता है? लंजा लंजा मर नहीं सकता। लंजा को कुछ नहीं हो सकता। क्या ये आप मज़ाक कर रहे हैं ना? ये सुनकर लैन शेचैन कहता है, नहीं मास्टर वे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं मज़ाक कर रहा हूँ। ये कोई मज़ाक की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, बहुत पहले ही मर चुका है। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग रोते हुए कहता है, ये कैसे हुआ ज़ेबुज़ुन? जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन कहता है, आपको याद है मास्टर वे, आपके पहाड़ से गिरने से पहले वांगजी ने आपको पकड़ लिया था, वो आपको बचाना चाहता था। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है, जहाँ पे लैन शेचैन कहते हैं, हाँ, उस टाइम को वो अपने आप में नहीं था, वो आपको डेस्परेटली बचाना चाहता था, लेकिन आप मरना चाहते थे, आप उस क्लिफ से गिरना चाहते थे, अपनी जान देना चाहते थे, लेकिन वांगजी ऐसा नहीं चाहता था। वांगजी आपको बचाना चाहता था। आप जब उस पहाड़ से नीचे गिर गए थे, उसके बाद मैंने पहली बार अपने भाई की आंखों में दर्द, आंसू देखे थे। वांगजी बचपन में ही सिर्फ एक बार रोया था, वो भी अपने मदर के डेथ के बाद। अपने मदर के डेथ पर उसने बहुत रोया था। उसके बाद से मैंने उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखा था। वो एकदम ऊपर से खुद को कोल्ड दिखाता था, लेकिन
वो अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल, बहुत ज़्यादा नाजुक था। मस्ट अभी आपको पता है वांग जी की फीलिंग्स के बारे में? जहाँ पे विंग जितनी देर तक ये सब सुन रहा था, वो अपने सिर को ना भी हिलाते हुए कहता है, नहीं, कौन सी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं? जहाँ पे लान शिचैन कहता है, इसका मतलब आपको अभी तक नहीं पता चला कि आखिर वांग जी आपसे आपके साथ क्या फ़ील करता है, आपके लिए क्या फ़ील करता है? जहाँ पे विंग कन्फ्यूज़िंगली लैन शिचैन की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन कहता है, मास्टर वे, मेरा भाई किसी के लिए तब तक कदर नहीं करेगा जब तक उसके दिल में उस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग ब्लिंकली लैन शिचैन की तरफ देखता है। लैन शिचैन विंग की तरफ देखते हैं और वो कहता है, हाँ, मेरा भाई के अंदर आपके लिए फीलिंग्स था। जिस फीलिंग्स के चलते उसने आपको बचाने की पूरी कोशिश की है, जिस फीलिंग्स के चलते उसने पूरे 3000 एल्डर्स के ऊपर हमला किया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है, 3000 एल्डर्स? जहाँ पे लैन शिचैन विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, आपको पता नहीं है ना कि आपके लिए मेरे भाई ने क्या क्या किया है? ये कहकर उसके लैन शिचैन के चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन था जैसे कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे लैन शिचैन कहता है, मास्टर वे, आपकी मौत के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत ज़्यादा। वो जैसे एक जिंदा लाश बन गया था। मास्टर वे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसकी प्यार का कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिट होता तो मैं कहता, लेकिन वो किस तरह से आपसे प्यार करता है उसने खुद प्रूफ दिया है। उसने पूरे 3000 एल्डर को घायल किया है सिर्फ आपके लिए। उसने आपके लिए पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को चेतावनी दे दिया था। आपके लिए पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार था। आपको पता है जब आपने पहाड़ से नीचे गिरकर अपना जान दे दिया था उसके बाद क्या हुआ? तो सुनिए, आपके मरने के बाद मेरा भाई टूट गया था। उसने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के खिलाफ जाकर आपको बचाया था, जिस वजह से उसे सज़ा मिला था। उसे पूरे 33 कोरे मारने का सज़ा मिला था और भाई ने पूरे 33 कोरे सहे। उसके बाद वो ठीक से हील भी नहीं हुआ। उसने आपके लिए 3 साल तक सक्लूजन में रहा। वो 3 साल तक सक्लूजन में आपके लिए रहा था। वह आपके मरने का शोक पालन कर रहा था। पूरा 3 साल उसने एक केव में बिताया। उसके बाद जाके वो बाहर आया था। मास्टर है, आपको पता है वांग जी इकलौता इंसान था जो आपके लिए वो इंतज़ार कर रहा था। उसे यकीन था कि आप वापस आएंगे। इसके अलावा सब लोगों ने यही सोच लिया था कि आप मर चुके हैं, लेकिन इकलौता वांग जी ही था जो आपके इंतज़ार में था। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया था कि आप मर चुके हैं, आप वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन उसने अपना हिम्मत और अपना यकीन नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि आप वापस आएंगे। उसकी आखिरी सांस तक वो बस यही बोला था कि आप वापस ज़रूर आएंगे, आप वापस ज़रूर आएंगे। अपनी आखिरी सांस तक वो बस यही बोलता गया। आपके मर जाने के बाद मेरे भाई का आखिरी जीने का सहारा आयुआन था, वो छोटा सा बच्चा। मेरा भाई अगर ज़िंदा था ना, वो उस छोटे बच्चे के लिए था। वो उस छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बेटर फील करता था। आपके मरने के बाद मेरे भाई के चेहरे पर पहले जैसे कोल्ड एक्सप्रेशन थे, लेकिन उस टाइम को इससे भी ज़्यादा कोल्ड उसका फेस हो चुका था, लेकिन वो आयुआन के साथ अच्छा रहता था। अब यहाँ पे मैं एक फ्लैशबैक दिखाता हूँ। फ्लैशबैक में वांग जी जब आयुआन से मिला था, वो आयुआन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करता था, क्योंकि आयुआन विंग का बेटे जैसा था। विंग आयुआन को बहुत ज़्यादा प्यार देता था, इसीलिए वांग जी भी आयुआन को बहुत ज़्यादा प्यार देता था। आयुआन को उसने फैसला किया था कि वो आयुआन को खुद बड़ा करेगा, खुद अपने हाथों से बड़ा करेगा, अच्छा डिसिप्लिन सिखाएगा, सब कुछ देगा। यही सोचकर वो आयुआन को बड़ा करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगे थे, लेकिन वांग जी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वांग जी का सिर्फ यही बोलना था कि विंग वापस आएगा, विंग ज़रूर वापस आएगा। लैन टीचर ने बहुत बार वांग जी को समझाने की कोशिश किया था कि विंग नहीं आएगा, विंग मर चुका है, लेकिन वांग जी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका सिर्फ यही बात था कि विंग वापस आएगा। ऐसे ही पूरे 4 साल बीत गए थे। 4 साल बाद भी विंग के इंतज़ार में वांग जी था। इन 4 साल में सब लोगों ने हीलिंग पैट्रिया के बारे में भूल चुका था, लेकिन अगर कोई ना भूला है तो वो एक ही था, वो हंगन जुन था। हंगन जुन ने कभी भी विंग को या फिर हीलिंग पैट्रिया को कभी नहीं भूला था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था। कल्टिवेशन वर्ल्ड में अब हीलिंग पैट्रिया का कोहराम बंद हो चुका था। सबको यही लग रहा था, सब लोग अपनी अपनी जगह खुश थे, लेकिन खुश नहीं था तो सिर्फ वांग जी था। वांग जी आज भी इंतज़ार करता है विंग का। वो बार बार से विंग के बारे में सोचता है और आयुआन को देखता है। आयुआन बिल्कुल विंग की तरह ही नटखट था, विंग की तरह ही बहुत ज़्यादा नोटी था। जैसे विंग शेमलेस हरकतें करता था, कभी कभी आयुआन भी करता था। आयुआन को देखकर विंग वांग जी को विंग की याद आती थी। ऐसे ही टाइम बीते बीते पूरे 5 साल बीत गए थे। 5 साल तक भी जो वांग जी था, वांग जी विंग के इंतज़ार में था। लैन शिचैन जो अपने भाई के हर एक सिचुएशन को समझ रहे थे, वो समय के साथ साथ वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते थे। वांग जी जो ये समझ पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। लैन शिचैन देखा करते थे कि वांग जी किस तरह से उदास होता था, किस तरह से उसके आंखों से आंसू निकलता था विंग के बारे में जब भी वो सोचता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। लैन शिचैन जो सेट की ड्यूटी में थोड़ा बिजी हो गए थे। लैन शिचैन पूरे 1 हफ्ते से क्लैन मीटिंग्स में बिजी रहा करते थे, इसीलिए वो अपने भाई को टाइम नहीं दे पा रहे थे। वो अपने पूरे 1 हफ्ते के जो क्लैन मीटिंग्स है उसे खत्म करने के बाद वो क्लैन वापस आए थे। क्लैन वापस आने के बाद उन्होंने तय किया था कि वो
मतलब अपने भाई से मिलने जाएंगे। पहले वो फ्रेश होकर एकदम मतलब खुद को रेडी होते हैं और वो हांगशे से निकलकर जिंगशी की तरफ जाते हैं। जिंगशी की तरफ जाते हुए उन्हें पता नहीं क्यों मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रहा था। उन्होंने अपने भाई को पूरे 1 हफ्ते से नहीं देखा था, इसीलिए वो शायद नर्वस हो रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा रहे थे। यही सोचकर वो डायरेक्ट जिंगशी की तरफ जाते हैं। जिंगशी का डोर लॉक था, मतलब लगा हुआ था। तो जो मतलब लैन शेचन थे, लैन शेचन नॉक करते हैं। 3 बार नॉक करने के बाद वो मतलब वहीं पर खड़े रहते हैं, वांग जी का दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहे थे। पूरे मतलब 20 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। लैन शेचन दोबारा 3 बार नॉक करते हैं, लेकिन तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। अब लैन शेचन को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, क्योंकि मतलब वांग जी कभी ऐसा नहीं करता है, लेकिन अभी ऐसा, जहाँ पे वो इस बार थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही नॉक करने लगता है और वो अपने मुँह से कहते हैं, वांग जी क्या तुम अंदर नहीं हो? वांग जी वो मतलब बाहर से बुला रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़, कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा था। जहाँ पे लैन शेचन अब थोड़ा सा घबराई गई। घबराहट में उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जहाँ पे लैन शेचन को समझ नहीं आया कि दरवाज़ा क्यों खुल नहीं रहा। जहाँ पे वो बहुत बार अपने हाथ से कोशिश करते हैं उस दरवाज़ा को खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। लैन शेचन दोबारा नॉक करते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी अगर तुम ठीक हो तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? देखो अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं अभी डोर को तोड़ दूंगा? वांग जी वो बार बार ऐसे कह रहे थे, लेकिन अंदर से कोई शोर शराबा या फिर कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। इतनी शोर शराबा सुनने के बाद अंकल जो जिंगशी की तरफ से ही जा रहे थे अपने क्वार्टर की तरफ, वो वहीं पर रुक गए थे और वो मतलब जिंगशी की साइड पर देख रहे थे। ये तो लैन शेचन का आवाज़ है, यही सोचकर वो डायरेक्ट अब अपना कदम जिंगशी की ओर बढ़ा रहे थे। वो जिंगशी के सामने जाते हैं, जहाँ पे लैन शेचन डोर को नॉक कर रहा था बार बार। जहाँ पे लैन शेचन को ऐसा करते हुए देखा, लैन शेचन कहता है, हुआन ये क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शेचन थे, लैन शेचन वरीड फेस के साथ अपने अंकल की तरफ देखता है और वो कहता है, अंकल देखिए ना, मैं कब से डोर नॉक कर जा रहा हूँ, वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। जहाँ पे लैन शेचन की बातों को सुनकर लैन शेचन कहते हैं, तुम कब से उसके डोर को नॉक कर रहे हो? जहाँ पे लैन शेचन कहते हैं, मैं पूरे 1 घंटे से डोर नॉक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। मुझे मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा है अंकल। ये सुनकर लैन शेचन भी दरवाज़ा नॉक करने लगता है, लेकिन दरवाज़ा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जहाँ पे लैन शेचन अब डोर को मतलब तोड़ देते हैं एंड दरवाज़ा तोड़कर वो लोग अंदर आते हैं। दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं पूरा जिंगशी खाली था, जिंगशी में कोई नहीं था, वांग जी नहीं था वहाँ पे। पूरे जिंगशी को ढूंढने के बाद भी वांग जी कहीं नहीं मिला था। जहाँ पे लैन शेचन वो अपने अंकल की तरफ मुड़कर वो कहता है, अंकल वांग जी कहाँ है? जहाँ पे लैन शेचन कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, वो मुझे बताकर नहीं गया। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शेचन की बातों को सुनकर लैन शेचन कहता है, अंकल आप तो क्लैन में थे ना, मैं सिर्फ सेक्ट ड्यूटी के लिए बाहर गया था, आपको वो नहीं बता के गया। जहाँ पे ये सुनकर लैन शेचन ना करते हैं, अपने सिर को ना में हिलाते हैं। जहाँ पे लैन शेचन को समझ नहीं आता कि आखिर वांग जी गया कहाँ। जहाँ पे वो इधर उधर देखे रहते, तभी वो टेबल पर एक चीज़ देखते हैं, एक एम्बुलप। जहाँ पे लैन शेचन वहाँ पे जाते हैं, उस टेबल से उस एम्बुलप को लेते हैं और वो उसे ओपन करते हैं। वहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ था, ये वांग जी का हैंडराइटिंग था। जहाँ पे उस लेटर में लिखा हुआ था, ब्रदर मुझे पता है कि मैं आपको और अंकल को बिना बताए यहाँ से जा रहा हूँ, बट मुझे कुछ अर्जेंट वर्क से यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा, तब तक आप आयुआन का ध्यान रखिएगा। मैं आयुआन की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे यकीन है आप अच्छे से आयुआन को संभाल पाएंगे। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, बस तब तक आप आयुआन का और खुद का और अंकल का ध्यान रखना। यही बस उस लेटर में लिखा हुआ था। ये पढ़ने के बाद लैन शेचन को थोड़ा अजीब लग रहा था, उन्हें और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि आखिर वांग जी जा कहाँ रहा है। बस ये लिखा हुआ था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। खैर अब वांग जी गया है तो कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से ही गया होगा। इसीलिए लैन शेचन अपने आप को यही समझाकर वो अपने सेक्ट ड्यूटीज़ और साथ ही साथ वो आयुआन का ध्यान रखने लग गया था। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए थे, ऐसे ही पूरे 2 महीने बीत गए थे। हाँ 2 महीने। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि उसे टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा ये लैन शेचन ने कभी नहीं सोचा था। पूरे 2 महीने से वांग जी का कोई अता पता तक उन्हें नहीं चला था। उन्हें एक बटरफ्लाई मैसेज तक नहीं मिला था वांग जी से। इस वजह से वो थोड़ा सा टेंस थे, वो खुद पर ही बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रहे थे कि वो क्यों मतलब एक बार क्यों वो वांग जी को ढूंढने नहीं गया। वो यही सब सोच रहे थे। वो बहुत बार बटरफ्लाई मैसेज से पूछा, मतलब बटरफ्लाई मैसेज भी भेजा था वांग जी के पास, लेकिन उसके पास मतलब लैन शेचन के पास कोई भी मैसेज नहीं आया था। ऐसे ही पूरे और 2 हफ्ते बीत जाता है। अब लैन शेचन के मतलब बर्दाश्त के बाहर चला गया था। लैन शेचन अब अपने गार्ड्स को मतलब भेजते हैं वांग जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सेक्ट लीडर है। ऑफकोर्स वो अपने जो ड्यूटीज है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना काम भी कर रहे थे, वो साथ ही साथ वांग जी को ढूंढ भी रहे थे। लेकिन ऐसे ही मतलब कुछ और दिन बीत गए, लेकिन फिर भी कोई भी डिसाइपल वांग जी को ढूंढ नहीं पाया। वो लोग खाली हाथ ही क्लैन वापस आ रहे थे। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा हो ही रहा था, इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि क्लैन के सारी ड्यूटीज़ वो कुछ देर के लिए अंकल की तरफ सौंप कर वो खुद वांग जी को ढूंढने जाएगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका था। सारी क्लैंस में वांग जी को ढूंढना हो गया, सारी जगह पे ऐसी हर एक जगह मतलब लैन शेचन ने ढूंढ लिया था, लेकिन वांग जी कहीं नहीं मिला। तो अब उनके जो मतलब होता है ना लिमिट, वो बहुत देर तक इंतजार कर लिया था। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो सेक्ट की ड्यूटीज़ अपने अंकल की तरफ सौंप कर वो वहाँ से मतलब आने का प्लान करता है। यही सोचकर वो मतलब अंकल के पास जा रहे थे। जहाँ पे वो अंकल के पास पहुँचे ही थे, तभी कुछ डिसाइपल दौड़कर लैन शेचन की तरफ आ रहे थे। लैन शेचन हैरान हो गए थे,
वो वहीं पर खड़े होकर उन डिसाइपल्स को देख रहा था। वो सारे डिसाइपल लैन शिचेन के सामने आकर वो बो करते हैं और वो अपने घुटनों पर आ गए थे, जहाँ पे वो लोग खाप रहे थे। जहाँ पे लैन शिचेन उन सब डिसाइपल को देख कर कहते हैं, क्या हुआ है तुम लोगों को, तुम हाफ क्यों रहे हो। दूसरी तरफ ये सुनकर जो लैन चिरेन थे, लैन चिरेन भी बाहर आ गए थे। वो लैन शिचेन बहुत ही करीब आ गए थे क्वार्टर के, तो इसीलिए लैन शिचेन की आवाज़ लैन चिरेन के कानों पर आया था, तो वो भी बाहर आ गए थे और वो भी उस डिसाइपल को देख रहे थे। जहाँ पे एक डिसाइपल कहता है, मास्टर लैन, क्लैन लीडर, वो मास्टर लैन, वो हंगुनजुन। जहाँ पे ये सुनकर लैन चिरेन कहता है, हंगुनजुन, वांगजी आया है क्या। जहाँ पे वो डिसाइपल अपने सिर को नाम में हिलाता है और वो कहता है, कोई आया है, और वो बोल रहा है कि हंगुनजुन, और ये कहकर वो चुप हो गए। जहाँ पे लैन शिचेन समझ नहीं पाए और वो कहते हैं, कौन आया है। जहाँ पे जो एक डिसाइपल था वो कहता है, आप प्लीज़ हमारे साथ वहाँ पे चलिए, वहाँ पे एक इंसान आया है और वो बोल रहा है कि वो हंगुनजुन को कुछ हो गया है। ये सुनने की देरी थी। लैन शिचेन जो ऑलरेडी इस बारे में ही सोचे जा रहे थे वांगजी कहाँ है, अब ये सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लिटरली वो दौड़ कर वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे डिसाइपल भी उनके साथ दौड़ कर ही जो सभा होता है ना वहाँ पे आ गया था और वो चिल्लाकर कहता है, वांगजी तुम कहाँ हो, वांगजी तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे वो ये कहकर आकर देखते हैं वहाँ पे सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ था और वो आसपास देखते हैं लेकिन वांगजी नहीं था। वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था, एक मैन खड़ा हुआ था। जहाँ पे लैन शिचेन उस इंसान के पास आता है और वो कहता है, वांगजी कहाँ है और आप कौन हैं। जहाँ पे वो जो मैन था वो मैन कहता है, क्लैन लीडर ज़ेबुज़ुन। ये कहकर वो मैन ने बो किया, लैन शिचेन ने भी बो किया और फिर वो उनकी तरफ देखता है और वो कहता है, मैंने अपना जवाब नहीं पाया है, वांगजी कहाँ है, वांगजी आपके साथ नहीं आया और वो कहाँ गया था। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना था और कुछ देना था। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन कन्फ्यूज़ हो गए थे। वो जो इंसान था वो अपने सामानों से 2 चीज़ निकालता है और वो लैन शिचेन के हाथों में देता है। लैन शिचेन को समझ नहीं आया। यहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है, ये चीज़ हंगुनजुन ने आपको देने के लिए कहा था। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन कहता है, हंगुनजुन देने के लिए कहा था पर वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ है, क्या उसे अभी भी टाइम लगेगा आने में। जहाँ पे वो जो इंसान था वो इंसान एकदम शांत था। कुछ देर बाद वो कहता है, मास्टर लैन, मैं कैसे कहूँ ये बात, पर मुझे ये कहना होगा, असल में हंगुनजुन की मौत हो चुकी है। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन के हाथ में जो चीज़ें थी वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया था और वो उस इंसान की तरफ एकदम शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे अंकल भी वहाँ पे आ गए थे एंड अंकल भी ये बात सुने थे। अंकल भी वहीं पर अपने जगह पे फ्रोज हो गए थे। जहाँ पे वो जो इंसान था वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने मरने से पहले बस मुझे ये कुछ चीज़ें दिया था, वो अपने आपके हाथ में देने के लिए बोला था। और साथ ही साथ ये कहकर वो एक और एम्बुलेंस निकालता है और वो ये भी लैन शिचेन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये भी उन्होंने आपको देने के लिए कहा था, वो बस मुझे यही कह पाए थे और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन गुस्से में कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, और आप कौन है और आपको कैसे पता वो कहाँ है। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो मर चुके हैं, उन्होंने मरने से पहले मुझे बस ये सब कुछ दिया है और वो लेटर दिया है, इसके आगे तक मुझे नहीं पता। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन एकदम टूट गए थे, वो लिटरली अपने घुटनों पर बैठ गए थे। दूसरी तरफ लैन शिचेन लैन चिरेन को तो जैसे हार्ट अटैक आ गया था। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर ही एकदम नीचे गिर गए थे बेहोश होकर। जहाँ पे वो जो डिसाइपल्स थे वो डिसाइपल्स तुरंत ही लैन चिरेन के पास दौड़कर चले गए थे। जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें हीलर्स रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे लैन शिचेन को चेक किया गया था। जहाँ पे हीलर्स कहते हैं, लैन चिरेन ठीक है, बस उन्हें एक बड़ा सा सदमा लगा है, इस वजह से वो बेहोश हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है और स्ट्रेस लेना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये कहकर हीलर्स वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हमें लैन शिचेन का दिखाया जाता है। लैन शिचेन ने उस इंसान का बात भरोसा ही नहीं किया था, वो लिटरली इस चीज़ को भरोसा कर ही नहीं सकता है। जहाँ पे उस इंसान ने कहा था, ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए, मैं आपको हंगुनजुन के पास लेके जाता हूँ, हंगुनजुन के बॉडी के पास लेके चलता हूँ। लैन शिचेन मान गया था। लैन शिचेन और उसके साथ कुछ सैनिक गार्ड्स भी चले थे। जहाँ पे उस इंसान ने लैन शिचेन को इक्शिन सिटी पर लेके आ गया था। इक्शिन सिटी एक बहुत बड़ा एक सिटी था। हाँ, लैन शिचेन को उस इंसान ने इक्शिन सिटी लाया था। लैन शिचेन भी उसके साथ इक्शिन सिटी आने के बाद उस इंसान ने लैन शिचेन को एक घर के पास लाया था। वो घर बड़ा था लेकिन उतना नहीं, मीडियम साइज़ का था। जहाँ पे उस इंसान ने अपने सामानों को रख कर लैन शिचेन को उस क्वार्टर के अंदर लेके गया। क्वार्टर के अंदर जाने के बाद लैन शिचेन का नज़र डायरेक्ट बेड पर जाता है। बेड पर एक इंसान बेजान लेटा हुआ था, उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा था। जहाँ पे लैन शिचेन चुपचाप उस इंसान के पास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लैन शिचेन का दिल धक धक कर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ पे वो धीरे धीरे उस बेड के पास चले गए थे और वो अपने कपाते हाथों के साथ उस जो ढका हुआ इंसान का जो फेस ढका हुआ था ना, एकदम पूरे सफ़ेद बेडशीट से उस रोप को उस इंसान के चेहरे से हटा दिया था। उस इंसान का चेहरा देख कर वो एकदम वहीं पर अपने घुटनों पर बैठ गया था और उस इंसान के फेस को देख रहा था। उसके सामने वांगजी का फेस था। वांगजी एकदम बेजान गिरा हुआ था, उसके अंदर जैसे लाइफ ही नहीं था, सब कुछ जैसे एकदम
कोल्ड फेस, साथ ही साथ पीला फेस हो गया था। उसका उसकी आइज़ बंद थी, सिर में फॉरहेड रिबन था, हेड पर हेड पीसेस था, एक बड़ा हेड पीस लगा हुआ था जो वो हमेशा पहनता है। उसके हाथ एकदम ठंडे थे, बॉडी एकदम धीरे-धीरे सफ़ेद बन गए थे। जैसे एक मरा हुआ इंसान के बॉडी धीरे-धीरे सफ़ेद होने लगता है ना, ठीक वैसे ही वो भी सफ़ेद हुआ था। जहाँ पे देखकर ही लग रहा था कि ये जो बॉडी है वो बहुत दिन से यहीं पर है। जहाँ पे वो जो इंसान था वो क्या था, देखा आपने, वो मर गए हैं। उन्होंने आखिरी बार मरने से पहले मुझे कुछ चीज़ें देकर गए हैं और ये चीज़ आपके हाथों देने के लिए बोला था। वो मरे हुए पूरे 1 हफ़्ते हो गए हैं। मैंने तालिस्मान से उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस हंगुन ने मुझे आखिरी बार जो कहा था वो पूरा करने के लिए मैं यहाँ आ गया, आपके क्लैन। लैन शीचेन ये सब कुछ सुन रहे थे। उनकी आंखों में इतने आंसू थे। वो अपने भाई के फेस को टच करते हैं और वो कहते हैं, भाई भाई तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, अपने बड़े भाई को कैसे छोड़ के जा सकते हो। अजान, वांग जी उठो, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ कर जा सकते हो, अपने बड़े भाई को कैसे छोड़ के जा सकते हो। जहाँ पे वो रो रहे थे, कुछ देर बाद वो जो इंसान था वो कहता है, क्लैन लीडर आप आपको संभालिए। जहाँ पे लैन शीचेन अपने आप को संभालते हैं और अपने गार्ड्स को कहते हैं एक स्ट्रेचर लाने के लिए, वांग जी के बॉडी को वो लैंड क्लैन लेके जाने के लिए। जहाँ पे लैन शीचेन वांग जी के बॉडी को लैंड क्लैन वापस लाते हैं। वहाँ पे लाने के बाद लैन चिरेन जो इंतज़ार कर रहे थे अपने नेफ्यू का, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उसका छोटा नेफ्यू अब इस दुनिया में नहीं है। वो भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे थे लैन शीचेन का। उन्हें पता है लैन शीचेन ज़रूर वांग जी को वापस लाएंगे। इसी उम्मीद में लैन चिरेन दरवाजे पर टेक लगा कर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ लैन शीचेन वांग जी के बॉडी को लेकर लैंड क्लैन आते हैं। लैंड क्लैन आने के बाद लैन चिरेन जो इंतज़ार कर रहे थे अपने बड़े नेफ्यू का, वो देखते हैं कि लैन शीचेन आ रहे हैं। ये देखकर लैन चिरेन दौड़ कर लैन शीचेन के पास जाते हैं और वो कहते हैं, शीचेन वांग जी कहाँ है। जहाँ पे लैन शीचेन कुछ नहीं कह रहे थे। वो जैसे एकदम लाश चलते हैं ना, ठीक वैसे ही लाशों की तरह चल रहे थे। उनके अंदर जैसे जान ही नहीं है, वो इस तरह से चल रहे थे। जहाँ पे लैन शीचेन की ऐसी हालत देखकर लैन चिरेन कहते हैं, शीचेन मुझे बताओगे वांग जी कहाँ है। जहाँ पे लैन शीचेन अपने अंकल की तरफ देखता है और वो अपने हाथ से इशारा करते हैं। अब जाके लैन चिरेन पीछे देखते हैं, जहाँ पे डिसाइपल्स एक इंसान को स्ट्रेचर पर उठाकर ला रहे थे। ये देखकर जैसे लैन चिरेन का पूरा बॉडी एकदम स्टिफ हो गया था। वो उस इंसान को देख रहा था जिसका फेस ढका हुआ था। जहाँ पे लैन चिरेन धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है, उस इंसान के ऊपर से उस रोप को हटाता है और उस इंसान के फेस को देखकर वो लिटरली अपने हाथ को पकड़ लिया था। वो वहीं पर अपने हाथ को पकड़ कर ज़मीन पर लेट गए थे। वो वहाँ पर ही बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ दूसरे स्ट्रेचर पे लैन चिरेन को भी लाया जाता है और उन्हें हीलर्स रूम में लाया जाता है और वांग जी को एंसेस्टर में, जहाँ पे लैन शीचेन ने वहाँ पे ही वांग जी के फ्यूनरल का बंदोबस्त करने का सोचा है। वो अभी भी इतने सदमे में थे, वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन वो अब आईवान को क्या बताए। आईवान तब छोटा था, आईवान तब 10 साल का था। वो यही सोच रहे थे। अब यहाँ से 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। आज हंगुन जुन का फ्यूनरल था। सारे क्लैन के लोग आए थे उस फ्यूनरल को अटेंड करने, जहाँ पे लैन शीचेन एकदम खामोश हो गए थे। वो चुपचाप बैठे हुए थे। उनका जैसे पूरी दुनिया का कोई भी ध्यान ना हो, वो ऐसे एकदम मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। दूसरी तरफ लैन चिरेन की बात करें, लैन चिरेन रो रहे थे। हाँ, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे और चुपचाप शांत होकर रो रहे थे। दूसरी तरफ सब लोग, सारे क्लैन के लोग आके इस फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। अब यहाँ से पूरे 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। वांग जी के फ्यूनरल का 2 हफ्ता हो गया था। दूसरी तरफ आईवान एकदम टूट गया था अपने बाबा को मरते हुए देखकर। हाँ, वांग जी ने आईवान को अपने बेटे की तरह पाला था, इसलिए आईवान उसे अपना फादर कह के बुलाता था। जहाँ पे उसके फादर की डेथ पर वो जैसे भरोसा ही नहीं कर पाया था। हंगुन जुन उसे छोड़कर चले जाएंगे, उसके लिए बहुत पेनफुल था। इनफैक्ट सबके लिए, पूरे लैंड क्लैन के लिए। द लाइट बियरिंग लॉर्ड कैसे इस तरह से मर सकते हैं। जहाँ पे लैन शीचेन अपने आप को 2 हफ्तों में संभाल कर इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी लिया था। उन्हें जितना पता चला था, वांग जी वहाँ पे एक काम के लिए गया था। शीचेन को पता चलता है कि वांग जी को एक लेटर मिला था। उसके बाद ही वांग जी वहाँ से निकल गया था क्लैन से। लैन शीचेन उस लेटर को भी ढूंढवाता है एंड फाइनली उसे लेटर भी मिल जाता है। उस लेटर को वो अपने हाथ में लेकर जब पढ़ने की कोशिश करता है, वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे एक मैजिकल तालिस्मान लगा हुआ था। ये लैन शीचेन को पता चल गया था। इसका मतलब जो भी ये लेटर वांग जी को दिया था, उसने सोच समझकर इस पर एक तालिस्मान लगा दिया था, फ्रीजर तालिस्मान। इसका मतलब ये जिस इंसान को पढ़ना होगा वही पढ़ सकता है, इसके अलावा बाकी कोई और इस लेटर को पढ़ नहीं सकता है। लैन शीचेन निराश हो गए थे, लेकिन वो सस्पिशियस हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भाई एक अच्छा कल्टीवेटर है। उसके इतना पावरफुल कल्टीवेटर होने के बावजूद भी वो किस तरह मरा। लैन शीचेन ने अपने भाई के पूरे बॉडी को चेक किया था। वहाँ पे ना ही कोई चोटों का निशान था और ना ही कोई स्पेल था या फिर कुछ और, उसे कुछ नहीं मिला। तो आखिर
वांग जी का डेथ हुआ तो हुआ कैसे, यही वो सोचे जा रहे थे। इसके बाद लैंड एजेंट और भी इन्वेस्टिगेट कर कर ये पता करते हैं कि वांग जी उस लेटर को पाने के बाद ही वो पहले एक इन में गया था। इन में जाने के बाद उसने किसी से बात किया था। वो कौन था वो अभी तक उसे नहीं मिला था, लेकिन उस इन में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब लैंड शिचन गए तब उन्हें ये भी पता चला कि हंगन जुन एक लड़की से बात करने गए थे। हाँ, एक लड़की से, एक लेडी से बात करने गए थे एंड वो लेडी हंगन जुन को कुछ कह रही थी। वेटर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इतना उन्हें पता चल गया था कि वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात कर रहे थे। वो लेडी अपने फेस को ढककर आई थी, लेकिन हंगन जुन अपने फेस को ढककर नहीं आई थी। वो वहीं पर आकर बस उस लेडी से बात किया था। कुछ देर बात करने के बाद हंगन जुन उस इन से बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद वो लेडी भी वहाँ से बाहर निकल गई थी। उसके बाद हंगन जुन को उस जगह पे और नहीं देखा गया। फिर लैंड शिचन और इन्वेस्टिगेट जब किए थे तब उनके हाथ में एक और अजीब चीज़ें मिला। लाइक ये उनको मतलब समझ नहीं आया, बट ये बहुत अजीब था। उनके हाथों येन टाइगर सील मिला। उनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग येन टाइगर सील तो विंग के साथ ही चला गया था। विंग के मरने के पहले ही विंग ने इसे डिस्ट्रॉय करके गया था, तो यहाँ पे येन टाइगर सील कैसे? फिर जब उन्होंने इस चीज़ को मतलब दिखाया एल्डर्स को, लैंड चिरैन को, तब उन्हें पता चला कि ये येन टाइगर सील नकली है, ये असली नहीं है। ये बहुत मतलब कन्फ्यूजिंग था। अगर ये नकली है तो ये यहाँ क्या कर रहा है और किसने इसका कॉपी बनाया, यही चीज़ उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उन्हें इन्वेस्टिगेट करते करते एक और चीज़ उनको पता चला जो ये भी उनके लिए कन्फ्यूजिंग थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको ये पता चला कि वांग जी को आखिरी बार एक और लेडी के साथ भी देखा गया था एंड ये चीज़ लैंड शिचन के लिए कन्फ्यूजिंग थी। अचानक वांग जी लेडी से क्यों मिलने लगा, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अजीब था। ऑफ कोर्स बचपन से लेकर वांग जी कभी भी किसी लड़की के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं था, ना ही वो किसी लड़की के साथ बात करता था। बात करने में वो अपने भाई से, अपने अंकल से और विंग से करता था। अपनी मदर की डेथ के बाद तो वो बात करना ही छोड़ दिया था, फिर भी वो विंग से प्यार करता था तो विंग से वो बात करता था। लेकिन ये पहली बार था कि एक लेडी से वो बात कर रहा है, वो भी विंग के मौत के बाद जाकर। ये अजीब था लैंड शिचन के लिए। लैंड शिचन इससे और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके गहराई तक जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ उन्हें ये 2-4 हिंट जो उन्हें मिले हैं बस यही उनके पास थे। एक वो लेटर जिसमें तालिस्मान लगा हुआ था, वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। उसमें क्या लिखा है उसे समझ नहीं आ रहा था, मतलब लिखावट एकदम विजिबल नहीं था। तालिस्मान के थ्रू इस तरह से इसे मतलब कैद किया गया था कि जो इस लेटर को मतलब लिखा था उसके अलावा और जिसको ये मिलना था उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता था। और दूसरा हिंट था एक लेडी के साथ इन में मिलना। उसके बाद येन टाइगर सील, एक कॉपी येन टाइगर सील मिलना। ये सब कुछ उनके लिए जैसे मतलब दिमाग घूमने जैसा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टाइगर सील आखिर नकली टाइगर सील क्यों बनाया गया, क्या मकसद था, क्या इस येन टाइगर सील के साथ यानी कि ये कॉपी येन टाइगर सील के साथ वांग जी का कोई कनेक्शन है, और वो जो 2 लेडी थी वो कौन थी, आखिर वांग जी किससे मिलता था। यही सवाल लैंड शिचन के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन अब और इन्वेस्टिगेट करने पर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा था, सिवाय ये हिंट के अलावा उनके पास कुछ नहीं थे। जहाँ पे अब वो सारे ये सब कुछ परेशानी खत्म होने के बाद अपने कमरे पर बैठे हुए थे। उनके पास 3 चीज़ें थी, जो आखिरी चीज़ अपने भाई का था। हाँ, 2 हफ्ते से वो उन चीज़ों को पकड़ मतलब हाथ लगा कर भी नहीं देखे थे। जहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस थे, इतना ज़्यादा दुखी थे और वांग जी के मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस वजह से उनका इतना मतलब दिल टूटा था अपने भाई के मौत का कि वो उन चीज़ों को देखने का समय ही नहीं पाया था। जहाँ पे उनके सामने वो 3 चीज़ें थी। पहला एक बॉक्स था, वो उस बॉक्स को खोलता है और वो देखता है वो एक जेट पेटल था एंड लैंड शिचन नोटिस करते हैं उस बॉक्स में एक चिट था जहाँ पे लिखा हुआ था विंग। लैंड शिचन को समझ आ गया कि ये विंग से रिलेटेड है, इसीलिए उन्होंने उसे संभाल कर साइड पे रखा। उसके बाद वो दूसरा एक चीज़ मतलब कपड़ों पर रैप किया हुआ था। पहले वो उस रोप को मतलब खोलते हैं एंड उस चीज़ को देखते हैं। ये एक डायरी जैसा, एक बुक जैसा था। लैंड शिचन उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खोल नहीं पाते हैं। लैंड शिचन बहुत देर तक कोशिश करते हैं लेकिन ये खुलता ही नहीं है। जहाँ पे लैंड शिचन उस मतलब डायरी को मतलब अपने हाथ से टच करते हैं और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। लैंड शिचन को समझ आ गया था कि ये वांग जी ने मतलब लॉक करके रखा है अपने तालिस्मान की वजह से, तो ये तो अब वो नहीं खोल सकता है। जहाँ पे वो उसे साइड में रखते हैं और वो उस लेटर को लेते हैं जो लेटर वांग जी ने लैंड शिचन के लिए लिखा था। जहाँ पे साफ साफ वहाँ पे लैंड शिचन लिखा हुआ था। लैंड शिचन उस मतलब एनवेलप को खोलते हैं एंड लेटर को बाहर निकालते हैं एंड वो उस लेटर को पढ़ने लगते हैं जहाँ पे वांग जी ने लिखा था, ब्रदर मुझे पता है जब ये लेटर आपके पास आएगा तब तक शायद मैं ये कहकर वहाँ पे मतलब कुछ नहीं था। उसके बाद लिखा हुआ था, भाई मैं आपके पास कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, ये चीज़ आपके पास आप संभाल के रखिएगा। मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कहाँ किस जगह पे गया हूँ, पर मैं ये नहीं बता सकता। बस मैं इतना कह सकता हूँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर आएगा। आप इस चीज़ को अपने पास रखिएगा और हाँ, वो डायरी आप खोलने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है वो नहीं खुलेगा। ये डायरी विंग के हाथों ही खुलेगा। विंग ज़रूर वापस आएगा। आप प्लीज़ इस चीज़ों को आपके पास संभाल के रखिएगा। मेरी एक आखिरी विश आपसे है भाई, मैंने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, ये आखिरी चीज़ होगा जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। एक नहीं 2 चीज़ मांग रहा हूँ। पहला, मेरी ये चीज़ें आप विंग तक पहुंचा दीजिएगा। दूसरा, आयुआन का ध्यान रखिएगा। आयुआन ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, उसने अपने दूसरे फादर को खोया है।
अब शायद वो अपना ये फ़ादर भी खो ले, लेकिन आपको मेरे लिए आईवान को अच्छे से बड़ा करना होगा। वादा कीजिए कि आप मेरे आईवान को अच्छे से पालेंगे, अच्छी परवरिश देंगे। मुझे यकीन है कि आप अच्छा परवरिश उसे देंगे। भाई, मेरी ये आखिरी विश आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। और हाँ, आपका और अंकल का ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आईवान के साथ साथ आप लोग भी खुश रहें, उसे खुश रखिएगा। आपका भाई वांग जी। बस यही लिखा हुआ था। लैन शिचैन इसे पढ़ते पढ़ते रो पड़े थे। वो फूट फूट कर अपने ही क्वार्टर में रो रहे थे, जहाँ पे वो उस लेटर को अपने चेस्ट पर लेकर रो रहे थे। वो चिल्ला रहे थे। पहली बार वो इतना टूट गए थे ये लेटर को पढ़कर। वांग जी भी इसे लिखते लिखते अपने आंखों से आंसू बहाया था। ये भी लैन शिचैन को समझ आ गया था, क्योंकि उस लेटर में वांग जी के आंसू के बूंद थे जो गिर रहे थे। आखिर क्या हुआ था? अचानक वांग जी गया कहाँ था? ये सब सवाल लैन शिचैन के दिमाग में थे। लैन शिचैन ने इस लेटर को पढ़ने के बाद अपने आप को संभाल कर, जैसा वांग जी का आखिरी इच्छा था, वो पूरा करने का फैसला लिया था। साथ ही साथ उसने जानकारी लेने की भी कोशिश किया, एक इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे लैन शिचैन अपनी हिम्मत छोड़ रहे थे। उन्होंने अपने आप को अब अलग बना लिया था। वो जो जेंटल स्माइल उनके चेहरे पर रहा करता था वो चला गया था। अब उनके चेहरे पर एक कोल्ड ऑरा रहता था। वो अपने कामों को कोल्डली करता था। और जैसा कि उसके भाई की आखिरी इच्छा था कि जो आईवान है, लैन आईवान, हाँ लैन शिजुई, जिसका नाम लैन शिजुई ऑलरेडी वांग जी ने रखा था, वही नाम से लैन आईवान का नया नाम था लैन शिजुई। तो उसी नाम से वो बड़ा होता गया। लैन शिचैन आईवान को बहुत प्यार से बड़ा कर रहे थे, जैसा कि उसने अपने भाई से वादा किया था, अपने भाई के हर विश को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने विंग को ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। विंग के बारे में कहीं पर भी अगर उसे मिल जाए तो वो विंग को ढूंढेगा, क्योंकि उसे वो सब कुछ देना है जो उसके भाई ने विंग की तरफ पहुंचाने के लिए कहा था। ऐसे ही सालें बीत गए, बहुत साल होते होते पूरे 16 साल बीत गए। 16 साल बाद जाके लैन शिचैन के कानों पर लीलिंग पैट्रिया का नाम उठा था। एंड लीलिंग पैट्रिया का नाम सुनकर वो अपने आप को और रोक नहीं पाए थे। उन्होंने उन सब चीज़ों को लेकर बाहर निकल गया था विंग को ढूंढने के लिए। अब यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब कुछ सुनकर विंग एकदम शॉक, एकदम हैरान था, जहाँ पे लैन शिचैन कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ देना चाहूँगा, वही आपके सारे सवालों का जवाब है। जहाँ पे ये सुनकर विंग लैन शिचैन की तरफ देखता है, जहाँ पे यहाँ से सीन कट होता है और हमें उसी इन का दिखाया जाता है जहाँ पे लैन शिचैन रुके हुए थे। वहाँ पे विंग लैन शिचैन के साथ आया था। लैन शिचैन विंग को अपने कमरे पर लेके जाता है और वहाँ पे वो विंग को बैठने के लिए कहते हैं। विंग वहीं पर बैठ गया था टेबल के पास सामने, जहाँ पे दूसरी तरफ लैन शिचैन अपने जो चीज़ वो लेके आए थे, अपने जो सामान, वहाँ से एक बॉक्स और साथ ही साथ एक और चीज़ निकालते हैं जो एक पोटली पर रैप किया हुआ था, जहाँ पे वो दो चीज़ लाकर लैन शिचैन टेबल के सामने रख देते हैं। विंग उन दोनों चीज़ों को देख रहा था, जहाँ पे लैन शिचैन ये दो चीज़ें विंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये चीज़ें जो आपके सारे सवालों के जवाब हैं। यहाँ पे विंग एक बॉक्स देखता है। ये वही बॉक्स था जिस बॉक्स में एक जेट पेटल था, जहाँ पे जो विंग था, विंग उस बॉक्स को खोलने पर ही वो जेट पेटल उसके आंखों के सामने आता है। जो जेट पेटल बहुत ज़्यादा सुंदर था। एंड विंग उस जेट पेटल को अपने हाथ में लेता है, जहाँ पे वो लैन शिचैन की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन समझ पाए थे। वो अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ ये वांग जी का है, ये वांग जी का एक आखिरी चीज़ है जो वो मेरे पास रख के गया था। जहाँ पे ये सुनकर विंग वो उस जेट पेटल को टच करने लगता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है और वो कहता है, क्यों लंजा, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? ये सब कुछ वो अपने मन में कह रहा था, जहाँ पे लैन शिचैन उस कपड़े में रैप किया हुआ उस चीज़ को दिखाते हुए कहता है, ये एक और चीज़ है जो वांग जी ने मुझे दे के गया था और उसने मुझे ये चीज़ आपको देने के लिए कहा है। यहाँ पे विंग उस जेट पेटल को उस बॉक्स में रख कर वो उस चीज़ को खोलता है, जहाँ पे वो चीज़ रैप किया हुआ था रोप से। तो वो पहले उस रोप को उस चीज़ से हटाता है और वो उसे देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन कहता है, ये एक डायरी है जो वांग जी का है। इस पर एक तालिस्मान लगा हुआ है, जिस वजह से मैं इसे बहुत बार खोलने की कोशिश किया था, लेकिन ये नहीं खुला है। वांग जी ने मुझे आखिरी बार यही बताया था कि ये सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, ये अब आपका है। जहाँ पे लैन शिचैन विंग की तरफ देखकर कहता है, मास्टर वी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है, जहाँ पे लैन शिचैन कहता है, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप इसे देखकर कह सकते हैं कि ये कहकर वो अपने रोप के रोप से एक पाउच निकालता है और उस पाउच से एक मेटल को निकालता है। एंड ये देखकर विंग समझ गया था ये एक नकली मेटल है। एंड वो कहता है, ये तो यंग टाइगर सेल है, एक नकली यंग टाइगर सेल, ये असली नहीं है ज़ेबुज़ोन। जहाँ पे लैन शिचैन कहता है, मुझे पता है ये असली नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन इसका डुप्लीकेट बनाएगा। जहाँ पे लैन शिचैन की बातों को सुनकर विंग उस मेटल को अपने हाथ में लेता है और अपनी आंखों को बंद करके अपने डार्क एनर्जी से इसे एग्जामिन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है इसमें कुछ नहीं है और ये सिर्फ मेटल के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ पे लैन शिचैन कुछ सोचने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं ज़ेबुज़ोन? जहाँ पे ज़ेबुज़ोन कहता है, मास्टर वे, मुझे लग रहा है कि वांग जी की डेथ ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है, लेकिन क्या? जहाँ पे विंग लैन शिचैन की बातों को सुनकर वो कहता है, आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं जब आपको लंजा का बॉडी मिला था
तब क्या क्या हुआ था, जहाँ पे ज़ेबुज़ुन कहना शुरू करते हैं। ज़ेबुज़ुन कहते हैं, जब मुझे उसका बॉडी मिला, मैंने उसकी पूरी बॉडी चेक किया। अजीब बात तो ये है कि उसके बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं है, या फिर मतलब खून का निशान अनमोल कुछ नहीं है, लेकिन एक डेड बॉडी बन गया था वो। उसमें जान नहीं था, लेकिन एक खरोंच तक नहीं था। उसके बाद उसके फ्यूनरल खत्म होने के बाद मैंने उसकी मौत की पूरी इन्वेस्टिगेट किया था। हाँ, उसके बॉडी को मैंने एक बार हीलर को दिखाया था, हीलर को चेक करवाया था। हीलर भी कुछ समझ नहीं पाए थे, हीलर ने भी वांग जी को डेथ बता दिया था। उसके बाद मैं अब उसे रोक नहीं पाता, तो इसलिए मैंने उसका फ्यूनरल कर दिया था, ताकि उसका जो सोल है वो यहाँ से जा पाए, उसे मुक्ति मिले। बस इसलिए मैंने फ्यूनरल कर दिया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर वांग जी लेडीज़ से क्यों मिला। जहाँ पे ये सुनकर वांग मतलब विंग कहता है लेडीज़, जहाँ पे लैंड शिचैन कहता है हाँ लेडीज़, कुछ तो था। वांग जी के मरने से पहले वांग जी से 2 बार लेडीज़ मिली थी, और वांग जी लेडीज़ से बात कर रहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से, लेकिन किससे मुझे नहीं पता। वो ई सिटी भी गया था, एंड ई सिटी में मुझे सिर्फ यही पता चला कि वो ई सिटी भी एक लेडी से ही मिलने गया था। बट क्यों 2 बार 2 लेडी से मिलना, कुछ अजीब था। मास्टर वे, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो बचपन से ही एक शाय किस्म का इंसान था, और आपको भी तो पता है कि वांग जी किस तरह का इंसान है। वो लेडी से बात करने में अनकंफर्टेबल है। जिस तरह वो मुझसे, मेरे अंकल से या आपसे बात करता था, ठीक वैसा किसी के साथ नहीं बात करता था। लेकिन उस वेटर से जितना मुझे पता चला है कि वो बहुत ही कंफर्टेबली उस लेडी से बात कर रहा था। लेकिन उस इंसान ने, मतलब उस वेटर ने उस लेडी का फेस नहीं दिखा था। उस लेडी ने अपने फेस पर मास्क लगा के रखा था। अजीब बात यही था। उसके बाद मैं और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं मिला, सिवाय मुझे ये डायरी, ये पेंडेंट, ये जो जेट टसल था, यही सब कुछ मुझे मिला। और साथ ही में एक लेटर। ये कहकर वो वही लेटर निकालते हैं और वो कहते हैं ये लेटर। वांग जी को जब ये लेटर मिला तभी वो इस क्लैन से, यानी कि लैंड क्लैन से बाहर निकल गया था। लेकिन मैंने जब इस लेटर को खोला तो ये एकदम खाली था। इसका मतलब इसमें तालिस्मान लगाया गया था, एक स्पेशल तालिस्मान, जिस वजह से मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और ना ही मैं इस तालिस्मान को तोड़ पा रहा हूँ। ये कहकर वो उस लेटर को उनके हाथ में पकड़ा देता है। विंग भी उस लेटर को लेता है, जहाँ पे लैंड शिचैन कहते हैं आप इस बारे में सोचिए और इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, और उस डायरी को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ भी अगर आपको लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इतने सालों पर इन्वेस्टिगेट करने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आपको मिले तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो वहाँ से निकल गए थे। अब हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो उस बुक पर अपना हाथ फेरा रहा था, उस डायरी पर अपना हाथ फेरा रहा था, जहाँ पे ऊपर से वो डायरी एकदम सिंपल सा दिख रहा था, जैसा वांग जी पसंद करता है, ठीक वैसा ही एक डायरी था। जहाँ पे विंग उस डायरी को ऐसे ही हाथ फेराते हुए उसे खोलने की कोशिश करता है। पहली बार वो नहीं खुलता है। उसके बाद उसे याद आता है कि इसमें तालिस्मान लगा हुआ है, जहाँ पे वो अपने 2 फिंगर को डायरी के बीच में रखता है, और कुछ देर बाद वो तालिस्मान शो होने लगता है, और वो विंग उस तालिस्मान का असर उस डायरी से हटा देता है। इसके बाद वो उस बुक को खुलता है। उस बुक को खुलने के बाद ही पहला नाम वो देखता है, विंग, जहाँ पे पहला नाम ही लिखा हुआ था विंग। उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ था बहुत ज़्यादा शेमलेस है। पता नहीं ये लड़का इतना शेमलेस क्यों है, सबके साथ ही कैसे हंस हंस के बात करता है, जबकि लैंड क्लैन में हंसना मना है। ये तब की बात वांग जी लिखा था जब वो पहली बार विंग से मिला था। वहाँ पे और भी लिखा था ये लड़का इतना शेमलेस है कि वो लैंड क्लैन में एम्प्रेस स्माइल लेके आया। सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा ही शेमलेस और अनडिसिप्लिन है, रिडिक्यूलस, ये लिखा था। जहाँ पे ये पढ़ने के बाद विंग हंस देता है। उसके बाद वो पढ़ने लगता है, लेकिन जैसा भी हो ये लड़का फाइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहली बार मैं मेरे ही इक्वल एक इंसान के साथ लड़ा हूँ। सच में वो बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन उसमें एक ही कमी है, ये बहुत ज़्यादा शेमलेस है। जहाँ पे ये पढ़ने के बाद भी विंग के चेहरे पर स्माइल था, जहाँ पे लिखा हुआ था विंग की आइज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। पहली बार मेरी नज़र विंग के आइज़ पर गया था, पता नहीं क्यों, बट उसकी हरकतों को छोड़कर उसकी आइज़ में जैसे मैं मेल्ट हो जाता हूँ। आखिर ये क्या है फीलिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा। यही तक वो लेटर था, पहला पेज का लिखा हुआ था। उसके बाद विंग दूसरा पेज उल्टाता है। उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ था विंग की स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या विंग कभी भी मुझे देखकर ऐसा स्माइल करेगा जैसे कि वो सबको देखकर स्माइल करता है? खैर, लेकिन आज उसे पनिशमेंट मिला। विंग सच में बहुत ज़्यादा शरारती है। क्लास पर अंकल के सामने वो शरारती करने लगा। बेचारे को पनिशमेंट मिल गया। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसने गलत किया है तो उसे रूल्स कॉपी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं खुश भी था कि उसे पनिशमेंट मिला। ऐसा नहीं कि मैं उसे पनिशमेंट होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उसके पनिशमेंट के देखभाल के लिए वहाँ पे हूँ। उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है, बस मुझे इस लड़के के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। क्या ये कोई गलत चीज़ है? वांग जी ये तब की बात कर रहा था जब विंग को पनिशमेंट मिला था रूल्स कॉपी करने का, एंड वांग जी को इंचार्ज बनाया गया था। जहाँ पे वांग जी ने अपनी मन की बातें वही डायरी पर लिखा हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था मैं अभी लाइब्रेरी पवेलियन पर बैठा हुआ हूँ। मेरे ही सामने टेबल पर विंग बैठा हुआ है और वो मुझे ही देखे जा रहा है। जब वो मुझे देखता है मुझे पता नहीं क्या फ़ील होता है, बस मुझे लगता है कि वो इस तरह ही मुझे देखता रहे और मैं उसकी तरफ। जहाँ पे ये पढ़कर विंग उस चीज़ को याद करने लगता है। हाँ, उस टाइम तो सच में वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था।
एक तरफ से कह सकते हो वो वांग जी की ब्यूटी को एडमायर करने लगा था, क्योंकि विंग मतलब देखा था वांग जी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी मतलब फेस की हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है, इसीलिए विंग का आंखें तब उससे हट ही नहीं रहा था। वांग जी ने ये नोटिस किया था, विंग को लगा था कि वांग जी ने ये नोटिस नहीं किया था, जहाँ पे दूसरे पेज पर लिखा होता है, विंग विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम अचानक कहाँ गायब हो गए हो। बस यही तक लिखा हुआ था। विंग को समझ आ गया था ये तब की बात होगी जब विंग 3 महीने के लिए गायब हो गया था। उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। विंग को इस डायरी से वांग जी की हर एक फीलिंग्स, उसके उसके लिए जो भी फीलिंग्स थी उन सब के बारे में पता चल रहा था। जितना ही उसे पता चल रहा था उतना ही उसे अपने दिल में पेन हो रहा था कि उसने क्या गलती कर दिया। वो तो लंजा को गलत समझ रहा था कि लंजा उससे नफरत करता है, लंजा भी उन सब लोगों की तरह ही उससे एकदम पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी हर एक फीलिंग्स उस डायरी में लिखा हुआ था, जहाँ पे फर्स्ट से लेकर एंड तक, जब तक वो गुस्सू में रहा है तब तक की हर एक फीलिंग्स, वांग जी के मन की बात, वो सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। विंग ये सब कुछ पढ़कर उसे रोना आ रहा था, रोना आ रहा था कि वो क्यों लंजा को एक बार मौका नहीं दिया, वो क्यों लंजा को एक बार उसे खुद को गुस्सू में लाने नहीं दिया। अब समझ आ रहा था कि वांग जी क्यों उसे गुस्सू लाना चाहता था, वांग जी क्यों उसे सबसे छुपा के रखना चाहता था, क्योंकि वो डरता था वांग जी विंग को खोने से। ये सब कुछ वो पढ़ पा रहा था। अब यहाँ से विंग के मरने के बाद वांग जी ने पहले उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था, उसके बाद बीच में से जाके वांग जी लिखना शुरू किया था। विंग वहीं से पढ़ना शुरू करता है। वो जब इसे पढ़ रहा था ना, पहले उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे, धीरे धीरे वो जब गहराई तक इसे पढ़ने लगा, वो लाइक उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे, हॉरिफाइड हो गया था, वो शॉक्ड हो रहा था वो इसे पढ़ते पढ़ते। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा? आज का पार्ट सस्पेंस और एक और चीज़ को मतलब खुलकर पता चला है, यानी कि यहाँ पे वांग जी की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं था, इसमें भी कुछ घोटाला है जो हमें बाद में जाकर रिवील होगा। धीरे धीरे विंग खुद इस मौत की इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी कि अपने लंजा को इंसाफ दिलाने के लिए वो इन्वेस्टिगेट करेगा एंड इसकी गहराई तक पहुंचेगा। जब विंग इसके गहराई तक पहुंचेगा ना, इसका असली रीज़न जानकर आप खुद शॉक हो जाएंगे। और हाँ, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये डायरी ही होगा। इस डायरी से ही विंग को सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा, पता चलेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन उसके लिए इतनी शॉकिंग बॉम्ब जैसा लगेगा कि वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। तो अब इसी को यहीं पर सस्पेंस पर रख कर चले जाते हैं, बाद में मिलेंगे। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।